अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ऊपर गैस कलेक्ट हुई है। तो ये गैस है कौन सी है, और वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2, यानी यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुई है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक में कौन सी हुई है, ऑक्सीजन गैस। अब किस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन है और किस में हाइड्रोजन है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, कैंडल को हम जलाते हैं। तो कैंडल को जला करके टेस्ट ट्यूब के माउथ के नियर लाते हैं हम, तो क्या होता है, तो ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, तो जिसमें O2 होगी, वो क्या होगी, O2 क्या करती है, हेल्प करती है बर्निंग में। तो O2 गैस जिस टेस्ट ट्यूब में होगी उसमें मोमबत्ती कैसी रहेगी, जलती रहेगी, और H2 में क्या हो जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो हमें पता चल जाता है कि O2 गैस कौन सी टेस्ट ट्यूब में है और H2 गैस कौन सी टेस्ट ट्यूब में है। तो ये एक्टिविटी हमको अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये कौन सी रिएक्शन की एक्टिविटी देखी है हमने, डीकम्पोजिशन, यानी H2O का डीकम्पोजिशन हुआ है H2O O2 में। अब हम एक एक्टिविटी और देखते हैं। उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश यानी कि क्या होता है, एक कांच की ऐसी प्लेट होती है, उसमें हम जिसको क्या बोलते हैं, हम चाइना डिश। इसमें हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसमें हम क्या ले लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, और इसको सनलाइट में रख देते हैं, सूर्य की किरणें इसमें पड़ने देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अब सिल्वर क्लोराइड यानी क्या होता है, 2AgCl। 2AgCl, सनलाइट, 2AgCl कैसा है, सॉलिड है ये, और इसके ऊपर क्या गिर रही है, सनलाइट। अब ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के क्या बनाएगा, 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पे AgCl आपका डिकम्पोज हो गया है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। सिल्वर का स्टेट क्या आएगा, सॉलिड, क्लोरीन की स्टेट क्या आएगी, गैस, और सिल्वर क्लोराइड कैसा था हमारा, सॉलिड। इसी तरह से हम सिल्वर ब्रोमाइड लेकर के भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड यानी 2AgBr, ये कैसा है, सॉलिड, ये सनलाइट। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2Ag प्लस Br2। तो ये भी सॉलिड स्टेट में होगा, ये किस में होगा, गैस स्टेट में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिकम्पोज सिल्वर और ब्रोमीन गैस में होता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन हमने देखी है, तो अबाउ रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले के पुराने समय में फोटोग्राफ कैसी आती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका यूज, उपयोग होता है। तो we have seen that the decomposition reaction required energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। तो हमने इससे पूर्व जितनी भी रिएक्शन देखी है, पहले ये देखा हमने माग वाला प्रयोग किया, इसमें भी क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है। इससे पहले ब्रोकन करने के लिए हमने हीट दी थी, ये सनलाइट दी, यानी किसी न किसी प्रकार से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स लाइक अ हीट, light, electricity, etc. The reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक
रिएक्शन। तो अब हमें ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सभी अच्छे से समझ में आ चुकी है बच्चों। अब हम अगला प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का थर्ड प्रकार देखते हैं। तीसरा प्रकार है डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया समझना है तो एक एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी में हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ए और बी, ठीक है। अब आयरन नेल्स लेते हैं, आयरन नेल यानी कील जिसको बोलते हैं हम, लोहे की कील लेते हैं, 3 कीले लेते हैं हम, और उसको 3 कील लेकर के तीनों को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं हम। सैंड पेपर से रब करने से वो क्लीन हो जाएगी अच्छे से, उसको क्लीन कर ली हमने। अब हम तार की सहायता से 2 किलो को हम क्या करते हैं, इस तरह से बांध देते हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट, का सॉल्यूशन लिया है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे रंग का होता है? ब्लू कलर का। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट ही लिया है, वो भी कैसा है? ब्लू कलर का। पर उसमें हमने आयरन नेल नहीं डाला है, और एक आयरन नेल हम बाहर रख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आयरन नेल कितने लिए हमने? 3, एक हमारे पास बाहर है, 2 अंदर हमने टेस्ट ट्यूब में डाले हैं तार की सहायता से, और इसको हम स्टैंड के साथ में लगा देते हैं, ठीक है। तो स्टैंड के साथ में हमने लगा दिया है ताकि अच्छे से टंगे रहेंगे यहाँ पे। अब कुछ देर इसको 20 मिनट्स करीब रहने देते हैं। 20 मिनट्स बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है। 20 मिनट्स बाद ऑब्जर्व करेंगे तो इसका रंग जो है ब्लू, वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो है सॉल्यूशन, इसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन हो जाएगा। और ये बी टेस्ट ट्यूब में हमने कुछ भी आयरन नेल नहीं डाला था, उसका कलर तो ब्लू ही है। तो ऐसा फर्क क्यों हुआ? अब बात करें हम नेल की, इस नेल को हम बाहर निकालते हैं टेस्ट ट्यूब से, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका तो जो ओरिजिनल है वो वैसा वाइट ही रहेगा, आयरन नेल जो है वो। और जो दूसरा ये वाला है हम बाहर निकालते हैं, इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। तो ये फर्क क्यों आया? इस फर्क को समझना है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने आयरन नेल यानी क्या डाला? Fe। किस में डाला हमने? कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Fe है, इस Fe ने क्या किया है? Fe ने कॉपर की जगह ले ली है, और कॉपर की जगह जाकर के इसने क्या बना लिया? FeSO4। और बचा हुआ कॉपर था वो क्या हो गया? बाहर आ गया, Cu। ये Cu आपका सॉलिड स्टेट में आ गया है, ये इसमें द्रव है यानी कि सॉल्यूशन है, तो एक्वेस हो गया ये हमारा। और इसी तरह से कॉपर सल्फेट भी एक्वेस था और आयरन सॉलिड था। तो इस तरह से हम देखते हैं तो Fe ने कॉपर के साथ में अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है, और अपनी प्लेस को चेंज करने के कारण उसने क्या बना लिया? FeSO4। तो यहाँ टेस्ट ट्यूब में भी अब कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया? FeSO4 बन गया। उसके कारण उसका कलर चेंज होकर के लाइट ग्रीन कलर हो गया। और नेल में वो जो आपका बना है FeSO4 बनने के कारण उसका कलर भी कैसा हो गया है? ब्राउन कलर हो चुका है। तो इस तरह से रिएक्शन जो होती है जिसमें एलिमेंट क्या होते हैं? चेंज हुए हैं। तो in this reaction iron has displaced or removed another element copper form copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. तो इस रिएक्शन में आयरन ने क्या किया है? डिस्प्लेस किया है या रिमूव किया है। किसको रिमूव किया है? कॉपर को। और कॉपर रिमूव होकर के
अलग हो गया है और उसने सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके FeSO4 बनाया है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, दूर कर देता है और रिएक्शन करता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया के दूसरे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में जिंक Zn सॉलिड है ये, इसके रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के साथ करवाएं CuSO4, तो ये भी क्या है, एक्वेस यानी जलीय विलयन है। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो अब क्या होगा, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा, तो जिंक कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, और ये क्या हो गया, एक्वेस हो गया। इसके साथ में क्या बनेगा, ये कॉपर रिमूव होकर के अलग हो गया है तो कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से हम लेड के साथ में भी इस रिएक्शन को देख सकते हैं। लेड यानी Pb सॉलिड है ये, CuCl2, इसको क्या बोलेंगे, CuCl2 को कॉपर क्लोराइड, तो ये भी एक्वेस है यानी जलीय है, कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, PbCl के साथ में रिएक्शन करेगा और Cu को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, तो PbCl2 ये एक्वेस प्लस Cu सॉलिड। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ऐसा क्यों हुआ, कॉपर को ही क्यों रिप्लेस होना पड़ा, क्योंकि जिंक और लेड जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, कॉपर से, यानी कि कॉपर की अपेक्षा जिंक और लेड की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, ज्यादा है, यानी कि ज्यादा क्रियाशील है। कॉपर से जो अधिक क्रियाशील होगा वही उसको दूर कर सकता है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स, तो इसी तरह से मोर रिएक्टिव होने के कारण ये एलिमेंट कॉपर के साथ में रिएक्शन करके कॉपर को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस करके नए कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को रिमूव कर देता है या दूर कर देता है और यौगिक बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करते हैं। ये चीजें हमको यहाँ पे इस अभिक्रिया में समझ में आ चुकी है। इसी का एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक नया प्रकार हमारे पास आया है, डबल यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं सोडियम सल्फेट, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड। और ये टेस्ट ट्यूब का जो सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, ये हम इस टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, ऐड करते हैं। तो रिएक्शन इन दोनों के बीच में होगी, अभिक्रिया इन दोनों के बीच में होगी। तो अब क्या होती है ये अभिक्रिया, ये देखते हैं। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये एक्वेस है, जलीय विलयन है इसका। साथ में हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, ये टेस्ट ट्यूब में से हमने मिलाया यहाँ पे। तो बना क्या, तो अब यहाँ पर सल्फेट है वो किसके साथ चला जाएगा, बेरियम के साथ में, और क्लोराइड किसके साथ में जाएगा, Na के साथ में। तो ये इसके साथ में जाएगा और ये इसके साथ में जाएगा। तो सल्फेट बेरियम के साथ जाकर के क्या बनाएगा, BaSO4, और Na के साथ में क्लोराइड चला जाएगा और क्या बनाएगा वो, 2NaCl। तो यानी यहाँ देखिए आप, दोनों ने जगह बदली अपनी, NaCl के साथ गया है तो BaSO4 के साथ गया है।
तो यहाँ पे आपने देखा, you will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as precipitate. तो यहाँ पे ये मिलाने से क्या हुआ है, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट में आपने क्या मिलाया, बेरियम क्लोराइड, तो बना क्या यहाँ पे BaSO4. BaSO4 का क्या बना, व्हाइट सब्सटेंस जो बना है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप. तो ये दोनों सॉल्यूशन मिलाने से, दोनों विलयन मिलाने से सफेद कलर का पदार्थ जो बना है उसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट जो सफेद पदार्थ बना है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट यानी व्हाइट अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बने हैं यहाँ पर. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तब एक चीज यहाँ पे नहीं, हमने अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनते हैं, उत्पन्न होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं. यानी कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एक छोटा क्वेश्चन और बनता है हमारा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया और डेफिनेशन आपको मैं बता ही चुकी हूँ. तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अब आगे देखते हैं हम. तो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं ये बता दिया मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को. हिंदी में कहें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उनके आयनों का परिवर्तन होता है, क्रियाकारकों के आयनों का परिवर्तन होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ये अच्छे से समझ में आ गया है हमारा. फिर से एक बार सुन लेते हैं हम. सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions. यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके क्रियाकारकों के आयनों में विनिमय होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. तो यहाँ पे आपका ये तीसरा प्रकार जो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे.